हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत का चैप्टर 3 आरंभिक नगर का डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा पहला हेडिंग है हड़प्पा की कहानी। हमारा पहला हेडिंग क्या है? हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की कहानी। पहला पॉइंट है, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो काम में लगे इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जहां से उन्होंने बच्ची ईंटों को उखाड़ ले गए, जिससे इसकी इमारत नष्ट हुई। क्या हुआ? जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछा गई थी, जब ब्रिटिश के ज़माने में पंजाब में रेलवे लाइनें बिछा रही थी, तो वहाँ पर काम में लगे इंजीनियरों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला। उन्होंने उसे एक खंडहर समझकर वहाँ से अच्छी ईंटों को उखाड़ ले गए और रेलवे लाइन में बिछा दी। इससे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें नष्ट हो गई। हमारा दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले नगरों को भी हड़प्पा शहर के नाम पर हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले नगरों को हड़प्पा शहर के नाम पर हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण का लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के नगर का निर्माण कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व। हमारा दूसरा पॉइंट है, इन नगरों की विशेषता क्या थी, यानी कि हड़प्पा नगर की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा नगरों की विशेषताएं क्या थी? पहला पॉइंट, इन नगरों का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था। इन नगरों का पश्चिमी भाग क्या था? सबसे छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। कहाँ बना था? ऊंचाई पर बना था। और इसका पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन नीचे पर बना था। पश्चिमी हिस्से यानी ऊंचे हिस्सों पर शासक रहते थे तथा निचले हिस्सों पर प्रजा रहती थी। हमारा दूसरा पॉइंट है, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले भाग को निचला नगर कहा जाता है। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? नगर दुर्ग। और ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले भाग को निचला नगर कहा जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, इसकी चार दीवारियों को पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जो इतनी मजबूत थी कि आज भी मिलते हैं। इसकी चार दीवारी किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। उस समय भी ईंटें पकाई जाती थी, जो इतनी मजबूत थी कि उसका अवशेष आज भी मिलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जिसे इतिहासकारों ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे इतिहासकारों ने महान स्नानागार कहा है। हमारा पांचवा पॉइंट है, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इस तालाब को बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? ईंट का उपयोग और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। हमारा छठा पॉइंट है, पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस तालाब के पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस पर प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसकी? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। हमारा सातवां पॉइंट है, इस तालाब में दोनों तरफ सीढ़ियाँ और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इस तालाब में क्या थे? दोनों ओर सीढ़ियाँ थे और चारों ओर कमरे थे। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हमारा आठवां पॉइंट है, इसको भरने के लिए कुएं से पानी लाया जाता था। इस तालाब को भरने के लिए कहाँ से पानी लाया जाता था? कुएं से पानी लाया जाता था। हमारा नौवां पॉइंट है, विशेष सार्वजनिक अवसरों पर यहाँ स्नान किया जाता था। इस तालाब में विशेष सार्वजनिक अवसरों पर स्नान किया जाता था और बाद में इसे खाली भी कर दिया जाता था। हमारा 10वां पॉइंट है, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ शायद यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं? नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ यज्ञ भी किए जाते होंगे। हमारा 11वां पॉइंट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े भंडारगृह मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने भोजन सामग्रियों को स्टोर करके रखते थे। हमारा तीसरा हेडिंग है, भवन, नाले और सड़कें। हमारा तीसरा हेडिंग क्या है? भवन, नाले और सड़कें। पहला पॉइंट, घरों की विशेषताएं। यहाँ किस प्रकार के घर बने थे? यह घर एक या दो मंजिले, आंगन के चारों ओर कमरे, घरों में एक अलग स्नानागार और कुएं होते थे। घरों में क्या क्या विशेषताएं थी? एक या दो मंजिले। यहाँ के घर एक या दो मंजिले होते थे। चारों ओर आंगन के चारों ओर कमरे थे। खुला आंगन था और चारों ओर कमरे थे। घरों में एक अलग स्नानागार था। घरों में अलग स्नानागार तथा हर एक घर में कुएं होते थे। दूसरा पॉइंट, नालों की व्यवस्था। ढके हुए सीधी लाइन में हल्की ढलान, छोटी नालियाँ बड़े नालों में मिलती जगह जगह मैनहोल। इस शहर में नालों की विशेष व्यवस्था थी। जिस तरह आज ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था है आधुनिक शहर में, उसी प्रकार वहाँ भी नालों की व्यवस्था थी। यह क्या थी? ढके हुए थे। इसके नाले ढके हुए थे, एक सीधी लाइन में बने हुए थे। यह हल्की ढलान पर स्थित थे ताकि पानी आसानी से निकल सके। छोटी नालियाँ बड़े नालों में मिलती थी।
छोटी नालियों बड़े नालियों में जगह जगह मेन होल थे जहाँ से नालों की सफाई की जाती थी। हमारा तीसरा पॉइंट है घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर, नालों और सड़कों का निर्माण एक ही साथ किया गया था, इसलिए इसे योजनाबद्ध तरीके से एक शहर कहा जा सकता है, शहरी सभ्यता कहा जा सकता है। हमारा चौथा हेडिंग है नगरीय जीवन। क्या है हमारा चौथा हेडिंग? नगरीय जीवन। पहला पॉइंट, यहाँ के शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी वस्तुएं मंगाते थे। यहाँ के शासक क्या करते थे? लोगों को दूर दूर भेजकर धातुएं मंगाते थे, बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगाते थे। जो उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते वे सभी चीज़ें वे लोग आयात करते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है हड़प्पा के नगरों में बड़ी चहल पहल रहा करती थी। हड़प्पा का नगर इतना विकसित था कि वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे तथा यहाँ हमेशा चहल पहल रहा करते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ के शासक लोग खूबसूरत मनका तथा सोने चांदी से बनी आभूषणों जैसी कीमती वो चीज़ों को अपने पास रखते थे। यहाँ के शासक क्या करते थे? खूबसूरत मनके, सोने चांदी से बनी आभूषण और कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। हमारा चौथा पॉइंट है नगरों में स्त्री पुरुष दोनों शिल्पकार रहते होंगे जो अपने घर या उद्योग स्थल पर अनेक चीज़ें बनाते होंगे। यहाँ नगरों में स्त्री पुरुष दोनों शिल्पकार रहते थे। ये लोग अपने घरों या फिर उद्योग स्थल में इन चीज़ों को बनाते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है यहाँ मिट्टी से बने कई खिलौने मिलने हैं जिससे बच्चे खेलते थे। यहाँ मिट्टी से बने ये लोग मिट्टी से भी बहुत चीज़ें बनाना जानते थे। यहाँ खिलौने मिले हैं, इस खिलौनों को बच्चे खेलते थे। हमारा पांचवा हेडिंग है नगर और नए शिल्प। क्या हमारा पांचवा हेडिंग? नगर और नए शिल्प। पहला पॉइंट, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसा और सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर के बने होते थे, शंख के बने होते थे, तांबे से, कांसा से, सोने से और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। हमारा दूसरा पॉइंट है तांबे और कांसे से औजार, हथियार, बर्तन और गहना बनाए जाते थे। तांबे से, कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे और गहने बनाए जाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनका, बाँट और फलक है। यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या थी? मनके, बाँट और फलक थे। हमारा चौथा पॉइंट है हड़प्पा के लोग पत्थर के आयताकार मोहरे बनाते थे जिनमें जानवरों के चित्र होते थे। हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे? पत्थरों के आयताकार मोहरे बनाते थे। वे लोग गोल मोहरे नहीं, आयताकार मोहरे बनाते थे जिनमें जानवरों के चित्र बने होते थे। इनमें वे लोग जानवरों का चित्र बनाते थे। हमारा पांचवा पॉइंट है यहाँ लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग क्या करते थे? काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये लोग इतने विकसित थे कि रंग का उपयोग भी मटकों में करते थे। हमारा छठा पॉइंट है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हमारा सातवां पॉइंट है इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसा चीज़ नहीं बना सकते जो एक विशेषज्ञ बना सकता है। हमारा आठवां पॉइंट है यहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसका चेहरा बहुत ही आकर्षक ढंग से तराशा गया था। यहाँ हड़प्पा सभ्यता से हमें एक मूर्ति मिली है जिसका चेहरा बहुत ही आकर्षक ढंग से तराशा गया था। हमारा छठा हेडिंग है कच्चे माल की खोज। और छठा हेडिंग क्या है? कच्चे माल की खोज का पहला पॉइंट, कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चे माल उस पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चे माल किसे कहते हैं? कच्चे माल उसे कहते हैं जो उस पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे कच्चे माल कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को भी दूर दूर से आयात करते थे। वे लोग क्या करते थे? तांबे, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो कि हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते थे उनको वे दूर दूर से आयात करते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और अफगानिस्तान से करते थे। वे लोग तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से करते थे, टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात और सोने का आयात कर्नाटक से करते थे और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। हमारा सातवां हेडिंग है नगर में रहने वालों के लिए भोजन। नगर में रहने वालों के लिए भोजन। पहला पॉइंट, किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। कौन इस शहर में भोजन की व्यवस्था करते थे? किसान और चरवाहे शहर के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे।
दूसरा पॉइंट, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, धान, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? गेहूँ उगाते थे, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है, खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। वे लोग क्या करते थे? खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, जो आज भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, लकड़ी के हल का। हमारा चौथा पॉइंट है, ज़रूरत पड़ने पर फसलों में सिंचाई की जाती थी। वे लोग ज़रूरत पड़ने पर फसलों में सिंचाई भी करते थे। हमारा छठा हेडिंग है, गुजरात के हड़प्पाकालीन शहर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में भी हड़प्पाकालीन शहर स्थित थे। पहला पॉइंट, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के सामने धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कच्छ के इलाके में, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। और खादिर बेट के सामने धोलावीरा नगर बसा था। कौन सा नगर? धोलावीरा नगर। वहाँ साफ पानी था। धोलावीरा नगर में साफ पानी था तथा उसकी जमीन उपजाऊ थी। हमारा दूसरा पॉइंट है, धोलावीरा नगर की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं, यह 3 भागों में विभाजित था। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी, यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थे, बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यहाँ बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जहाँ प्राय मनोरंजन के लिए कुछ खेल होते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है, गुजरात में साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे लोथल नगर बसा था। गुजरात के साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था? लोथल नगर बसा था। चौथा पॉइंट, लोथल नगर पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर क्या था? शंख, पत्थर और धातुओं के लिए बनाई जाने वाली चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर में इन चीज़ों को बनाया जाता था। हमारा पांचवा पॉइंट है, लोथल में पत्थर के टुकड़े, अपूर्ण मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। लोथल नगर से हमें क्या मिले हैं? पत्थरों के टुकड़े, अपूर्ण मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। हमारा सातवां हेडिंग है, सभ्यता के अंत का रहस्य। इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? यह एक रहस्य का विषय है, क्योंकि आज तक विद्वान यह नहीं पता लगा पाए कि इसका अंत कैसे हुआ। हमारा पहला हेडिंग है, लगभग 3900 साल पहले अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बांट का प्रयोग बंद कर दिया। लगभग 3900 साल पहले लोगों ने अचानक इन नगरों को छोड़ दिया। इनके बहुत कारण हैं। लेखन और मोहरे और बांट का प्रयोग वे लोग बंद कर दिए। दूसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। धीरे धीरे मोहनजोदड़ो में सड़कों के पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। हमारा तीसरा पॉइंट है, इस सभ्यता के अंत से के भिन्न भिन्न कारण हैं। कुछ भिन्न भिन्न कारण है। इस सभ्यता के अंत के क्या कारण? भिन्न भिन्न कारण है। कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गई होगी, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, और कुछ विद्वानों का कहना है कि चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए तथा कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। यहाँ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। हमारा चौथा पॉइंट है, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। कई लोग पूर्व और पश्चिम के इलाकों में जाकर नई बस्तियों में बसने लगे, क्योंकि यह सभ्यता लगभग समाप्त हो गई थी। यहाँ शासन सब समाप्त हो गया था, इसलिए लोग अपनी नई नई बस्तियां बसाने लगे और दूर जाकर रहने लगे। अब हम लोग इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसी चैप्टर का MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस नगर को खोजा गया? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी धोलावीरा। हमारा पहला का आंसर होगा ए हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ? ए 4400 साल पहले, बी 4700 साल पहले, सी 4500 साल पहले या डी 4600 साल पहले। हमारा दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा बी 4700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले इलाकों को क्या कहते हैं? ए निचला नगर, बी नगर दुर्ग, सी शहर या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा बी नगर दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले इलाकों को नगर दुर्ग कहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण किस से हुआ था? ए पक्की ईंट से, बी कच्ची ईंट से, सी पत्थर से या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा ए पक्की ईंटों से। हड़प्पा के नगरों का निर्माण पक्की ईंटों से हुई थी। हमारा पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में एक महान स्नानागार बनाया गया था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। हमारा पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहर के मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार बनाया गया था। हमारा छठा प्रश्न है, महान स्नानागार को भरने के लिए पानी कहाँ से लाया जाता था? ए नदी से, बी नहर से, सी कुओं से या डी झील से। हमारा छठा प्रश्न का सही आंसर होगा सी कुओं से। महान स्नानागार को भरने के लिए पानी कुओं से लाया जाता था। हमारा सातवां प्रश्न है, हड़प्पा के किस नगर में अग्निकुंड के अवशेष मिले? हड़प्पा के किस नगर में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो या डी
लोथल और कालीबंगा दोनों। हमारा सातवां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, लोथल और कालीबंगा दोनों। हड़प्पा के लोथल और कालीबंगा नामक नगर से अग्निकुंड के अवशेष मिले। हमारा आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? ए ग्रामीण, बी नगरीय, सी कबीलाई या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आठवां प्रश्न का सही आंसर होगा बी, नगरीय। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हमारा नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से कौन सी विशेषता थी? ए सड़क और नालियों की व्यवस्था, बी पक्की ईंटों से बने घर, सी हर घरों में कुओं की व्यवस्था या डी इनमें से सभी। हमारा नौवां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता में सड़क और नालियों की व्यवस्था थी, पक्की ईंटों से घर बने थे तथा हर घरों में कुओं की व्यवस्था थी। हमारा 10वां प्रश्न है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता से कौन सी चीजें मिली हैं? ए आभूषण, बी मूर्ति, सी बर्तन या डी इनमें से सभी। हमारा 10वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। पुरातत्वविदों को हड़प्पा से आभूषण, मूर्ति और बर्तन आदि मिले हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों का आयात करते थे? ए तांबा, बी सोना, सी बहुमूल्य पत्थर या डी इनमें से सभी। हमारा 11वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, सोना और बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। हमारा 12वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किन किन फसलों को उगाते थे? ए दाल, बी मटर, सी तिल या डी इनमें से सभी। हमारा 12वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता के लोग दाल, मटर और तिल आदि फसलें उगाते थे। हमारा 13वां प्रश्न है, धौलावीरा नगर किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। हमारा 13वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए गुजरात। धौलावीरा नगर गुजरात में स्थित है। हमारा 14वां प्रश्न है, हड़प्पा के सभ्यता के विनाश का निम्न में से कौन सा ही कारण है? ए नदियों का सूखना, बी चरागाहों का विनाश, सी शासकों का नियंत्रण समाप्त या डी इनमें से सभी। हमारा 14वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, इनमें से इन सभी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश के निम्न कारण हैं। बहुत से कारण हैं, जैसे चरागाहों का विनाश, नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना आदि।